अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। सोनिया ने सर को मनफी जुम्बश देते हुए कहा, तुम भी सोचोगी कि मैंने तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। मुझे हंसी आ गई। ऐसी कोई बात नहीं सोनिया, आदमी ही आदमी के काम आता है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सोनिया बर्राई हुई आवाज में बोली, जानते हो मैंने क्या सोचकर तुम्हें पनाह दी थी? जब तक तुम नहीं बताओगी मुझे कैसे मालूम हो सकता है? मैंने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम कोई जराइम पेशा शख्स हो, तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है। अगर मैंने तुम्हें पनाह दे दी तो तुम मेरे ममनून एहसान हो जाओगे और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे। हम जैसी औरतों की एक मुआफ़िज़ की जरूरत पड़ती है। तुम तो वाकिफ ही होगे, मुझे मालूम है, मैंने कहा। लेकिन इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मेरी सोच खुदगर्दी पर मबनी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। अगर मैंने तुम्हें पनाह ना दी तो तुम्हें कोई नुकसान भी तो पहुंच सकता है। हर शख्स को अपने मफाद की फिक्र होती है सोनिया। अगर तुमने ऐसा सोचा तो कोई गैर मामूली बात नहीं। हम सब इसी अंदाज में सोचते हैं। ये तुम्हारी बड़ाई है कि तुमने इस बात का एतराफ कर लिया। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो अली। आदमी अगर कोई नेकी करे तो खुलूस से नीयत से करे। ऐसे नेक काम से क्या फायदा जिसमें अपनी गरज भी शामिल हो जाए? कमाल है, तुम एक जराइम पेशा शख्स को पनाह देने को नेकी का काम कह रही हो। मैंने मुतैराना अंदाज में कहा, उस वक्त तुम एक मुसीबत ज़दा शख्स थे। मेरे पास तुम्हारी अच्छाई या बुराई नापने का कोई पैमाना नहीं था। सिर्फ इस बात से तो किसी को मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता कि उसके पीछे पुलिस लगी है। ठीक है, मगर अब तुम्हें मालूम हो चुका है कि मैं एक जराइम पेशा शख्स हूँ। अब तो अपनी राय पर नजरसानी कर लो। अगर जराइम पेशा ऐसे ही होते हैं जैसे तुम हो तो मैं भी जराइम की राह इख्तियार करने को तैयार हूँ। किसी के जराइम पेशा होने के लिए महज उसका जबान से इतराफ कर लेना काफी नहीं होता, और उसके लिए कौन सी शराइत पूरी करनी पड़ती हैं? मैंने बड़ी सादगी से पूछा, मगर सोनिया बुरा मान गई। मेरा वास्ता शुरफा से रहता है अरी। जराइम पेशा लोगों के बारे में मैंने सिर्फ दूसरों से सुना है, फिर जितना कुछ सुना है तुम्हें उसके बिल्कुल बरक्स पाया है। किसी लड़की के साथ पनाही पाकर तो बड़े बड़े शरीफ आदमी बहक जाते हैं। तुम तो मेरे पेशे से वाकिफ होने के बावजूद भी नहीं बहके। बहकना तो दूर की बात है, तुमने तो इशारतन भी कोई ना विबा बात नहीं कही। हालांकि तुम्हारे लिए तुम्हें मुफ्त का माल थी। इतनी देर में तुम्हारे बारे में मैंने जो अंदाजा लगाया है वो ये है कि तुम सब कुछ हो सकते हो, मगर कोई बुरे आदमी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर तुम बुरे आदमी साबित होते तो मुझे जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। तुम्हारा अंदाज़े फिक्र जज्बाती है सोनिया, और जज्बात हकाइक से दूर ले जाते हैं। मैं तुम पर अपनी असलियत तो जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारा अंदाज हैरत अंगेज हद तक दुरुस्त है। जहां तक तुम्हारे तर्ज फिक्र का ताल्लुक है तो मैं उसकी तायद नहीं कर सकता। मुझे उससे कोई गरज नहीं कि तुमने क्या सोचकर मुझे पनाह दी थी, और ना ही नताइज पर इससे कोई फर्क पड़ सकता है। तुम्हें तो अपनी उस सोच का ममनून होना चाहिए। अगर तुमने ये बात ना सोची होती तो मुझे पनाह ना देती और मैं ना हक मारा जाता। हाँ, दिल बहलाने के लिए अब इस अंदाज में सोचना पड़ेगा, सोनिया ने बर्राई हुई आवाज में कहा। मैं पूरी दयानतदारी से कह रहा हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो काबिल मुजम्मत नहीं है। अब जल्दी से बता दो कि तुम्हारा मसला क्या है। सोनिया ने एक तवील सांस ली। मुझे अपनी एक हम पेशा की तरफ से खतरा है, सोनिया ने कहा। उसका नाम सलूमी है और मेरी वजह से उसकी साख मुतासर होती है। धंधे पर भी असर पड़ता है। हालांकि उसमें मेरा कसूर नहीं, गलती उसकी अपनी है। उसने खुद को बेहतर नहीं रखा। काफी अर्जे तक वो मुझ पर हुटिंग करती रही, मगर मैंने नोटिस नहीं लिया। परसों से एक हल्की सी झड़प हो गई और उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे उठवा देगी। उस वक्त से अब तक मैं बाहर नहीं निकली हूँ। क्यों बाहर क्यों नहीं निकली? मैंने कहा, उसकी धमकी से इस कदर खौफजदा होने की जरूरत क्या है? क्योंकि मुझसे पहले भी वो दो लड़कियों का सफाया करा चुकी है। उन दोनों ने भी उससे उलझने की गलती की थी। ओहो, मैंने हैरान होकर कहा, उसके जराए क्या हैं? वो वाहिद काल गर्ल है जिसके मुरासिम हर किस्म के हलकों में हैं। बड़े बड़े जराइम पेशा लोग उसके मुस्तकिल गाहक हैं। मालूम नहीं उसमें क्या खुसूसियत है। खुसूसन जराइम पेशा लोग तो उसके दीवाने हैं, इसलिए सब उससे खौफजदा रहते हैं कि मालूम नहीं कब किसका सफाया करा दे। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ भी महफूज नहीं थी। ऐसे लोग तो घरों के अंदर से भी लोगों को अगवा करवा लेते हैं। मेरे इस ठिकाने के बारे में किसी को भी इल्म नहीं है। अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? क्या बसरा छोड़कर किसी और शहर का रुख करूं? ये तो मसले का हल नहीं है। दूसरे शहर में भी तुम्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर इस बात की क्या जमानत है कि वहां तुम्हारा तसादम किसी दूसरी सलूमी से नहीं होगा? यही बात तो मैं सोचती हूँ, लेकिन बसरे में रहना तो अब नामुमकिन ही हो गया है।
अगर मैं कोई जराइम बेजा शख्स होता तो कितना ही अच्छा होता। मैंने शरारत अमेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मसला चुटकी बजाते हल हो जाता। मुझ पर तंज मत करो, वो बिगड़ गई। मुझे ये एहसास हो चुका है कि मैं बचकाना अंदाज में सोच रही थी, क्या जरूरी है कि दूसरों का मुकाबला करने के लिए आदमी अपनी सतह से गिर जाए? मैंने तंज नहीं किया था, मैंने गड़बड़ा कर कहा, जरूरी नहीं कि दूसरों से मुकाबला करने के लिए उस सतह तक गिरा जाए। अपनी सतह पर रहकर भी मुकाबला किया जा सकता है। मैं अगर तुम्हारी तरह मजबूत आसाब की मालिक होती तो मैं भी यही कहती, मगर मुझे सारे की जरूरत पड़ गई। मैं तुम्हें एक ऐसा मशवरा दे सकता हूँ जिस पर अमल करके तुम ज्यादा से ज्यादा एक माह में अपने वालिदैन को कर्जे से निजात दिला सकती हो। उसके बाद जो भी आमदनी होगी वो तुम्हारी बचत होगी। और ये सवाल तुम सीधी तरह नहीं कर सकते थे? सोनिया ने मुझे घूरा। बहरहाल मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ, अपना टारगेट पूरा होने के बाद मैं एक दिन भी ये काम जारी रखना तू कुजा शहर में रहना तक गवारा नहीं करूंगी। मैं शर्मिंदा हूँ सोनिया, वाकई मैं यही बात मालूम करना चाह रहा था। सोनिया हंस पड़ी। वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो फौरन ही अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं। उसने कहा, हाँ तुम मुझे क्या मशवरा दे रहे थे? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। मैंने कहा, अब चलो जाकर सो जाओ, तुम्हारी रात की नींद तो बर्बाद हो गई। लेकिन मैं तो रातों को जागने की आती हूँ, नाश्ता करने के बाद ही मुझे नींद आती है। तुम अपनी फिक्र करो, तुम देख रही हो कि मैं कितने खतरात में घिरा हुआ हूँ। ऐसे में नींद आने का क्या सवाल पैदा होता है? अभी तक बंगले का जायजा लेने की फुर्सत भी नहीं मिली। आओ जरा देखते हैं। हम दोनों पूरे बंगले का जायजा लेने लगे। बंगले में कुल 4 ख्वाबगाहें थी, एक नीचे और 3 ऊपर। घर के मगी जाते हुए तमाम दरवाजे तो बंद कर गए थे, मगर साथ ही कीबोर्ड पर तमाम चाबियां मौजूद थी। उन्हीं चाबियों की मदद से मैंने तमाम दरवाजे खोल लिए थे। सोनिया मुतवातर बोले जा रही थी और मैं उसकी बातों से आजिज़ था। अगर तंग आकर मैंने उसके तबसरों की तरफ से कान बंद कर लिए। अब मेरा ज़हन उस पुरस्कार शख्स की तरफ भटक गया था जिससे फोन पर गुफ्तगू होती रही थी। आखिर वो मेरी नॉर्मन शैलोव वाली हैसियत की तरफ से क्यों मशकूक हुआ था? शायद मैंने कोई जुमला कहा था जिस पर उसे ये शुबा पैदा हुआ हो कि मैं नॉर्मन शैलोव नहीं कोई और हूँ। मैं वो जुमला याद करने की कोशिश करने लगा जो सोनिया की मेहरबानी से मेरे ज़हन से निकल गया था। ज़हन पर जरा सा जोर देने से मुझे याद आ गया कि मैंने उन लोगों को रोशनी में लाने से मुतल्लक कुछ कहा था जिस पर वो मेरी तरफ से मशकूक हुआ था। इसका मतलब वादे तौर पर यही था कि नॉर्मन शैलोव उन लोगों से वाकिफ था। अगर वाकिफ था तो वो शख्स नॉर्मन शैलोव की आवाज क्यों नहीं पहचानता था? ये क्या इसरार था? मैंने मगजमारी की मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मामला खासा पेचीदा था और सिर्फ ज़हनी जिम्नास्टिक के जरिए हल होता नजर नहीं आता था। नॉर्मन शैलोव और उन लोगों के दरमियान जो भी ताल्लुक था उसका इदम होने की वाहिद सूरत ये थी कि दोनों पार्टियों में से किसी एक से मालूमात हासिल हो जाती। फिर अचानक ही मेरे ज़हन में एक तरकीब आई और मैंने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। मैं सोनिया के साथ बंगले के दरवाजे पर आया और दरवाजा खोल दिया। सूरज निकलने वाला था और बाहर खासी रोशनी फैल चुकी थी। यहाँ खड़ी होकर देखो, मैंने सोनिया से कहा। अगर कोई शख्स उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो उसे सिर्फ सामने वाले बंगले से देखा जा सकता है। हाँ, सोनिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ कोई और बंगला नजर नहीं आता। इसका मतलब यही हुआ कि हमारी निगरानी उस बंगले से की जा रही है। दुश्मन उस बंगले में छुपा हुआ है। तुम्हारे दुश्मन? सोनिया शोखी से मुस्कुराई। मेरा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अब अंदर आ जाओ, ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कहीं उन्हें शुबा ना हो जाए कि उनकी कमीगा हमारे इल्म में आ गई है। मैंने ना सिर्फ सामने वाले बंगले के गेट पर नस्ब नेम प्लेट पढ़ दी थी बल्कि बंगले का नंबर भी ज़हन नशीन कर लिया था। मैं ड्राइंग रूम में आया और टेलीफोन डायरेक्टरी उठा रही। डायरेक्टरी में सामने वाले बंगले का फोन नंबर मौजूद था। नंबर ज़हन नशीन करने के बाद मैंने डायरेक्टरी बंद की और फोन नंबर बिलाने लगा। सोनिया पूछ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर मैंने उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। दूसरी तरफ से 5वीं घंटी पर रिसीवर उठाया गया। जिस शख्स ने रिसीवर उठाया वो गालमन सोते उठा था और उसकी आवाज भर्राई हुई थी, मगर उसके बावजूद उसके हेलो कहते ही मैंने उसकी आवाज पहचान दी। उसकी आवाज सुने तो कई साल हो गए थे, मगर उसे पहचानने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा दिमाग भग से उड़ गया हो। रिसीवर पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई। हेलो, कौन बात कर रहा है? इस बार उसने ऊंची आवाज में कहा था, मगर अब भी वो अपनी असली आवाज में बोल रहा था। उसके वहमो गुमा में भी नहीं होगा कि मैं ये हरकत भी कर सकता हूँ। अगर ना करता तो लाइल्मी मुझसे कोई गलती भी हो सकती थी। वो हेलो हेलो करता रह गया और मैंने एक लफ्ज कहे बगैर रिसीवर क्रैडल पर वापस रख दिया। मेरा हाथ वादे तौर पर लड़ रहा था। आज की रात मेरे लिए धमाकों की रात साबित हुई थी और आखिरी लम्हात में तो मुझे शदीद तरीन धमाके से 2-4 होना पड़ा था। सोनिया ने मेरी हालत में रूनमा होने वाले पहले तगैयर को महसूस कर लिया था। वो झपट कर मेरे करीब आ गई। क्या बात है अरी, तुम्हें क्या हो गया है?
कुछ नहीं सोनिया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मैं अपने आवाज में नहीं रहा था। कोई बात तो जरूर है, क्या तुमने उसकी आवाज पहचान दी? क्या तुम उससे वाकिफ हो? मुझे तन्हा छोड़ दो सोनिया, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। इस वक्त मुझे तन्हाई की जरूरत है। ओह, तुम्हें तो पसीना भी आ रहा है। लेट से वाली, आराम कर लो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे आराम की नहीं, सुकून की जरूरत है। मैं सोफे से उठकर ड्राइंग रूम में टहलने लगा। मेरे ज़हन में आंधियां सी चल रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस हंगामा आराई के अतब से बरामद होने वाली शख्सियत से किसी किस्म की शनासाई भी हो सकती है। मुझ पर इस जराबी कैफियत तारी थी और मैं ड्राइंग रूम के कालीन को अपने कदमों तले रोंदे डाल रहा था कि फोन की घंटी सुनकर मैं रुक गया। सोनिया अपनी जगह साकित बैठी मुझे देखे जा रही थी। फोन पर तुम बात कर लो सोनिया, मैंने कहा, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत बताना। तुम मेरे नाम से भी वाकिफ नहीं हो, समझी? और मैं सो रहा हूँ। सोनिया ने सर को तफीमी जुम्बई देकर रिसीवर उठा लिया और मैंने उसके नजदीक पहुंचकर रिसीवर से कान लगा लिया ताकि मैं भी दूसरी तरफ से कई जाने वाली बातें सुन सकूं। ओहो, मिस सोनिया बात कर रही हैं। दूसरी तरफ से चहकती हुई आवाज में कहा गया। आपके साथी कहाँ हैं? वो सो रहे हैं, सोनिया ने आहिस्ता से कहा। मगर आपको मेरे नाम का इल्म कैसे हुआ? बाखबर है ना, हमारी जरूरत है मिस सोनिया। हम तो रॉयल क्लब से भी लाइल्म है, जहाँ सिर्फ वी हैसियत लोग जा सकते हैं, मगर आप वहाँ की मुस्तकिल गाहक हैं। फकर मैं तो तुम्हें नहीं पहचान सकी। क्या कभी हमारी मुलाकात हुई है? नहीं मिस सोनिया, लेकिन अगर आप चाहें तो मुलाकात हो सकती है। लेकिन मैं अजनबियों से मिलना पसंद नहीं करती। मालूम नहीं तुम कौन हो, पहले अपना तारुफ तो कराओ। और जिस शख्स को आपने पनाह दी है उसे कब से जानती हैं? कुछ मालूम भी है कि वो कितना खतरनाक मुजरिम है? बकवास मत करो, सोनिया उर्राई वो हरगिज भी मुजरिम नहीं है। पुलिस गलत फहमी में उसके पीछे लग गई है। अगर आप सुनना पसंद करें तो हम आपको उसकी हकीकत से आगाह कर सकते हैं। मैंने सोनिया को इनकार करने का इशारा किया और वो रिसीवर में बोली, तुम तो खुद कोई बहुत बड़े मुजरिम मालूम होते हो। मैं तुम्हारी बात पर क्या यकीन करूंगी? तुम अपने आग में कांटे बो रही हो सोनिया। जो कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ सुन लो। मैं फोन बंद कर रही हूँ। इसके बाद फोन करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, सोनिया ने कहा और रिसीवर ग्रेडल पर पटक दिया। मैंने गलत तो नहीं किया ना? वो मुझसे बोली। नहीं, तुमने बहुत सही किया, मैंने सोफे पर गिरते हुए कहा। इसके अलावा कोई और बात नहीं कही जा सकती थी। तुम बेडरूम में जाकर थोड़ी देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते? सोनिया ने फिर कहा। ठीक है, मुझे शायद वाकई ही आराम की जरूरत है, मैंने कहा और ऊपरी मंजिल पर वाकई उस ख्वाबगाह में आ गया जहां से सामने वाला बंगला नजर आता था। सोनिया भी मेरे साथ ही आई थी। मैंने एक खिड़की पर पड़ा हुआ पर्दा जरा सा खिसका कर बाहर झांका। सूरज तुलू हो चुका था और बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सामने वाले बंगले पर बदायर सन्नाटा मुसल्लत था, जबकि सड़क पर कई पुलिस वाले मुतय्यन नजर आ रहे थे। शायद उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी कि हर आने जाने वाले को चेक करें। सोनिया ने ख्वाबगाह का दरवाजा बंद करके एयर कंडीशन चला दिया। खिड़कियों और दरवाजों पर पड़े हुए भारी पर्दों की वजह से कमरे में बदहम सी रोशनी थी। सोनिया ने बेड पर बिछी हुई चादर झाड़ दी थी और अलमारी में से एक चादर निकालकर ओढ़ने के लिए बेड पर रख दी। मैं खामोशी से उसे काम करते हुए देख रहा था। फिर मैंने सोचा अब लेट ही जाना चाहिए। मैं बेड पर जाकर बैठा और अपने जूतों के तस्मे खोलने के लिए झुकने लगा तो सोनिया मेरे करीब आई और उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। लाओ, ये काम मैं किए देती हूँ। उसने मेरे कदमों में बैठते हुए कहा, क्या कर रही हो सोनिया? मैंने उसका हाथ उठाते हुए कहा, ऐसी फजूल बातें मत करो। मैंने महसूस किया कि मेरी बात से उसे सदमा पहुंचा है और वो सुंद होकर रह रही है। ताम उसने जिरा नहीं की मगर वहीं बैठी रही। नीचे क्यों बैठी हो? मैंने जूते उतारते हुए कहा, ऊपर आ जाओ। वो मुंह से कुछ कहे बगैर खामोशी से उठी और मेरे बराबर बैठ गई, मगर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर रखा था। नाराज हो गई? मैंने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा और मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज भर्राई हुई है। इधर देखो, मेरी तरफ, मैंने कहा और उसने आहिस्ता से सर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम रो रही हो? मैंने हैरत से कहा। ऐसी क्या बात होगी जिस पर तुम्हें रोना आ रहा है? कुछ नहीं, उसने फिर मुख्तसर सा जवाब दिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अब वो बाकायदा सिसकियां ले रही थी। तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो सोनिया? मैंने झुंझलाकर कहा। पहले ही मेरे लिए मसाइल की कमी नहीं है। वो माफ करना, उसने मशीनी अंदाज में कहा और आंसू पूंछ कर सागतु सामित बैठ गई। मैंने उस पर लानत भेजी और बेड पर लेटकर चादर ओढ़ दी। वो उसी तरह बेड के किनारे पर बैठी रही। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारा सर दबा दूं? कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ मुड़कर धीरे से कहा, दबा दो। मैंने खुद पर जबर करते हुए कहा। अगर उसे मना करता तो वो फिर रोने लगती। मुझे सर दबाने पर रजामंद देखकर वो खिल उठी। यूं महसूस हुआ जैसे उसमें दोबारा जान सी पड़ गई हो। को बेड पर सराने की तरफ बैठकर होले हुले मेरा सर दबाने लगी। उसके जादुई लम्स ने जरा ही देर में मेरी तमाम झुंझलाहट काफूर कर दी। मैंने अपनी आंखें मूंद ली थी
एक बात बताओगी सोनिया, मैंने ख्वाबनाक लहजे में कहा। इजाजत लेने की क्या जरूरत है अली, वो बड़े इश्तियाक से बोली। तुम 10 बातें पूछो, मैं सबकी जवाब दूंगी। कुछ देर पहले तुम बिला वजह रोने क्यों बैठ गई थी? तुम बहुत मजबूत आसाब के मालिक हो अली, बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, उसने बुझी हुई सी आवाज में कहा। लेकिन मैं वजह जानना चाहता हूँ सोनिया, चाहे मेरी समझ में आए या ना आए। तुमने मुझे जूते उतारने से जो रोक दिया था। वो रुक रुक कर बोली, बस उसी बात पर रोना आ गया था। तो इसमें रोने की क्या बात थी? मैं अपना हर काम अपने हाथों से करने का आदी हूँ। मैंने कहा था ना कि बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम बहुत मजबूत आसाब के मालिक हो, उसने बुरझाई हुई आवाज में कहा। आदमी जब किसी को अपने दिल में जगह देता है ना, आंखों पर बिठाता है, तो खुद ब खुद उसके काम करने को दिल चाहने लगता है। ऐसे में अगर उसे खिदमत करने से रोक दिया जाए तो दिल भर ही आता है। तो आदमी क्यों किसी को अपने दिल में जगह दे और आंखों पर क्यों बिठाए? मैंने कहा, ये तो दिल का सौदा है अली, इसमें आदमी के इरादे का क्या दखल? और फिर तुम्ही ने तो मुझसे फरमाइश की थी। उसने शर्माए हुए अंदाज में सर झुका लिया और मुझे बेसाख्ता तहदीब याद आ गई, जिससे बिछड़े मुझे कई साल हो गए थे। मालूम नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगी। मैंने तो कभी उसके बारे में मालूम तक करने की जहमत नहीं की थी। मुझसे बिछड़ कर उस पर क्या गुजरी होगी, मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मालूम नहीं मैं किस किस्म का आदमी था, मैं कितनी आसानी से उससे अलहदा हो गया था। शायद उन्हें पत्थर दिल था, मगर दूसरे तो पत्थर दिल नहीं होते। उनके तो जज्बात हुए एहसासात होते हैं। उनके दिल पर तो चोट लगती है, रूह जख्मी हो जाती है। सबकी आंखें तो मेरी तरह सख्त नहीं होती, और कभी कभार तो पत्थर भी नम हो जाते। मुझे क्या हक पहुंचता है कि किसी को तकलीफ पहुंचाऊं या आधार में मुब्तला करूं? अगर यही करना था तो मोहब्बत करने की क्या जरूरत थी? आदमी जंगल में बसेरा ना कर ले। सोनिया को कैसे मालूम हो सकता था कि मुझ पर क्या गुजरी है? वो एक काल गर्ल थी, मगर नहीं थी। गुनाह आलू जिंदगी बसर करने के बावजूद अंदर से वो एक मासूम लड़की थी। उसके जज्बात एहसासात किसी ऐसी लड़की की तरह थे जिसे कभी किसी ने ना छुआ हो। शर्माने की अदाकारी तो की जा सकती है, मगर गालों पर जो हया की सुर्खी फैलती है वो नहीं पैदा की जा सकती। वो शर्माई थी तो उसके गाल सुर्ख हो गए थे। किसी के बारे में किस तरह कहा जा सकता है कि वो अंदर से क्या है? हर शख्स जाहिर को देखता है और उसी पर फैसला कर दिया जाता है। जाने कितने बेगुनाह होते हैं। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी बात का ये महफूम निकलता है तो कभी ये बात मेरे मुंह से ना निकलती। मैंने आहिस्तगी से कहा, तुम्हारे कहने से क्या होता है अली? वो खोए खोए से लहजे में बोली, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कोई खुद को किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकता और कोई किसी को अपने ज़हन से नहीं झटक सकता। ये तो एक खुदकार अमल के जरिए होता है। आदमी कहने को बाइख्तियार होता है, मगर उसकी वक़्त एक खिलौने से ज्यादा नहीं होती। जब तक चाबी भरी रहेगी चलता ही रहेगा। चाबी खत्म होने दो, वो खुद ब खुद ही रुक जाएगा। वो बड़ी बालिग नजरी की बातें कर रही थी, उसकी तालीम और तरबियत को मद्देनजर रखते हुए। ये बहुत गैर मामूली बात थी। शायद ये उसका अपना तजिया था। उसने जिंदगी की तलख तजर्बात से बहुत कुछ सीखा था, वरना लोग तो दरिया में से भी खुश्क निकल आते हैं। ऐसे तजर्बात का क्या फायदा जिनसे कुछ हासिल ना किया जाए। मेरे रवैये से तुम्हें जो तकलीफ पहुंची उसके लिए मैं तुमसे मादरत चाहता हूँ सोनिया। उसने तलब कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मुझे और तकलीफ मत पहुंचाओ अली, आइंदा किसी बात पर मादरत मत करना। मैं तुम्हें शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। तुमने मुझे जो मुकाम दिया है वो किसी ने नहीं दिया। मैं एक कारोबारी औरत जो हूँ, उसका लहजा तल्ख हो गया। मेरी हैसियत एक खिलौने से ज्यादा नहीं है। जब जी चाह खरीदा और दिल भर गया तो तोड़ दिया। आज से पहले मुझे एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला था जिसकी नजर में मैंने किसी किस्म का भी एहतराम देखा हो। हर एक की आंखों में हवसी नाचती दिखाई देती है, जैसे मैं जज्बातों एहसासात से आ रही कोई मशीन हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़कर होले से खींचा और वो मेरे सीने पर आ रही। उसका सर मेरे सीने पर था और उसकी आंखें बंद थी। चेहरे पर ऐसी तमानियत बिखरी हुई थी जैसे उसे दुनिया जान की दौलत मिल गई हो। वो मुझे किसी ऐसी मासूम बच्ची की तरह नजर आई जिसे उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। मुझे कोई तवक्को मत वाबस्ता कर लेना सोनिया, मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा।